ऐसा इकोसिस्टम जो कि प्रकृति ने बनाया हो इनमें से कौन है? पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा सदैव किस स्तर को प्रवाहित होती है? कांचीगाम राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पे है? हांगुल नामक हिरण की प्रजाति यहीं पे पाई जाती है। स्वागत है आप सभी का हमारे इस YouTube चैनल एग्जाम 30 पर। एग्जाम 30 आपकी सफलता हमारा लक्ष्य, इसी विचार पर हम आपके लिए लगातार काम कर रहे हैं और इसी क्रम में बीपीएससी की जो सीरीज चलाई जा रही है मॉक टेस्ट प्रैक्टिस टेस्ट की, वो आज 5वीं कड़ी तक आ पहुंचा है। 5वीं कड़ी में आज हम देखने जा रहे हैं भारत के इन्वायरमेंट से संबंधित कुछ प्रश्न। उसी क्रम में हम आज देखने जा रहे हैं पर्यावरण से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों के संकलन को, जिसमें विगत वर्ष में पूछे गए बीपीएससी के प्रश्नों का भी संकलन मिलेगा, तो वहीं एनसीईआरटी से भी रिलेटेड प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे। आइए इस शानदार सीरीज को स्टार्ट यहाँ से करते हैं कि अगर इस मॉक टेस्ट को आपने रिमाइंड करके स्पीड बढ़ा करके भी 3-4 बार देख लिया तो इस पूरी सीरीज जो चलाई जाएगी लगभग 10-15-20 एपिसोड इसके आएंगे और प्रत्येक एपिसोड में आपको 20-20 क्वेश्चन के साथ साथ उसके ऑप्शन के थ्रू कई मल्टीपल टाइप क्वेश्चंस के बारे में भी डिस्कशन देखने को मिलेगा। तो आपके कई हजार प्रश्नों का संकलन यहाँ पे आसानी से मिल जाएगा और आप रिवीजन करने में आसानी पाएंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास विथ रहबर नवाज। पहला प्रश्न आपके सामने है, जीवों तथा पर्यावरण के पारस्परिक संबंधों का अध्ययन क्या कहलाता है? जीव विज्ञान, जैव भूगोल, भौतिकी, पारिस्थितिकी या उपरोक्त में से कोई नहीं या एक से अधिक? तो जीवों तथा पर्यावरण के पारस्परिक संबंधों का अध्ययन ही कहलाता है इकोसिस्टम, पारिस्थितिकी का अध्ययन। ठीक है, वह अध्ययन जो पर्यावरण के आसपास रहने वाले जीव जंतुओं, जैविक और अजैविक अपघटकों के बारे में बात करता हो, इन सभी के सम्मिलित रूप को पारिस्थितिकी तंत्र के रूप में जाना जाता है। और सबसे पहले इस इकोलॉजी शब्द का जो पारिस्थितिकी शब्द है, इसका प्रयोग किसने किया था? इसका प्रयोग किया था ओडम ने किया था, टांसले, टेलर, डार्विन या कोई नहीं? तो राइट ऑप्शन हो जाएगा कि टांसले ने सर्वप्रथम इकोलॉजी पारिस्थितिकी की बात की थी। और पारिस्थितिकी तंत्र की अगर बात करें तो पारिस्थितिकी तंत्र शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम, वहीं पारिस्थितिकी तंत्र शब्द का जो प्रयोग आप देखेंगे वो अर्नेस्ट हैकेल ने किया था। अर्नेस्ट हैकेल ने पारिस्थितिकी तंत्र का जो शब्द है वो प्रयोग किया था और इकोलॉजी शब्द का प्रयोग टांसले ने किया था। तो चलिए आगे प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न है, वन के पारिस्थितिकी तंत्र में कवक को किस समूह में सम्मिलित किया जाता है? कवक किस रूप में आता है? जैसे हम जानते हैं उत्पादक होता है, उपभोक्ता होता है, अपघटक होते हैं। तो इसमें जो कवक है ना, वो अपघटनकर्ता का रोल निभाता है और अपघटनकर्ता का पर्यावरण को शुद्ध बनाए रखने में महत्वपूर्ण योगदान है। अगर अपघटनकर्ता न हो तो भारत ही नहीं पूरी दुनिया में जो चीज़ें मृत अवस्था में होती हैं वो कभी कार्बनिक फॉर्म से अकार्बनिक फॉर्म में परिवर्तित नहीं हो पाएंगी और भारत में व्यापक वायु प्रदूषण फैलता चला जाएगा, जीना मुश्किल हो जाएगा। ऐसे में अपघटनकर्ता जो होते हैं वो भारत में सफाई कर्मचारी हैं प्रकृति के। ठीक है, अगला प्रश्न है, प्राकृतिक पारिस्थितिकी तंत्र का उदाहरण क्या है? यानी ऐसा इकोसिस्टम जो कि प्रकृति ने बनाया हो इनमें से कौन है? तो खेत तो इंसान जोतता है, बांध इंसान बनाता है, पार्क इंसान बनाता है, लेकिन कुछ झीलों का निर्माण, इसमें चूंकि कृत्रिम शब्द नहीं लिखा है इसलिए सिर्फ झील है, इसलिए झील वाला राइट ऑप्शन हो जाएगा कि झीलों का निर्माण प्रकृति ने किया है, इसलिए ये प्रकृति पारिस्थितिकी तंत्र कहलाएगा। अगला है, कृत्रिम पारिस्थितिकी तंत्र का उदाहरण क्या है? प्रवाल भित्ति,
प्राकृतिक है, वेटलैंड प्राकृतिक है, नदी प्राकृतिक है, लेकिन खेत प्राकृतिक नहीं है। खेत स्ट्रक्चर जो बनाया जाता है उसमें खेती की जाती है, ये मनुष्य सभ्यता के विकास के साथ हुआ है, इसलिए ये क्या कहलाएगा? कृत्रिम पारिस्थितिकी तंत्र का उदाहरण कहलाएगा। अगला है मरुस्थलीकरण किससे होता है? क्या कारण है मरुस्थलीकरण के होने का? वनों को उखाड़ने, डिफॉरेस्टेशन के कारण, जल की वजह से होने वाले मृदा अपरदन के कारण, वायु के वजह से होने वाले मृदा अपरदन के कारण, या बहुत उच्च तापमान और कम वर्षा के कारण। तो इसका कारण तो ऑप्शन डी होगा ही, लेकिन मरुस्थलीकरण के और भी कई सारे कारण हैं। एक तो होती है महाद्वीपों के पश्चिमी भाग पर क्या होता है? ठंडी हवा चलती है, और साथ ही साथ ये जो 33.5 डिग्री का जो अक्षांश रेखा होता है, ये 0 डिग्री से उठने वाली हवाएं जो 23.5 डिग्री से 0 डिग्री की ओर बढ़ती हैं, ये यहाँ से जब ऊपर उठती हैं ना, तो ये आ करके जहाँ पे हवाएं नीचे गिरती हैं वो 33.5 डिग्री अक्षांश की रेखा होती है। वर्षा होने के लिए वायु का ऊपर उठना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि जब वायु ऊपर उठती है, संतृप्त होती है, बादल बनते हैं, संघनन होता है, फिर वर्षा होती है। लेकिन जब वायु नीचे बैठ रही हो तो वहाँ हाई प्रेशर हो जाता है, और हाई प्रेशर कभी भी बारिश नहीं कराती है। इसलिए एक कारण तो ये हुआ। दूसरा, कई जगहों पे जहाँ बारिश थोड़ी बहुत होती भी, वहाँ कोई पर्वत श्रृंखला, पठार, ऊंचाई वाले स्थान, उच्चावच नहीं है जहाँ वो हवाओं को रोक सकें और बरसात कर सकें। यही कारण है कि भारत के जो रेगिस्तान है, थार का मरुस्थल है, उसमें अरावली श्रेणी जब मानसूनी पवनें बहती हैं तो वो इस तरह से स्थित है अरावली श्रेणी, और मानसूनी पवन उसके बगल से निकल जाती हैं। अगर अरावली श्रेणी इसके सम्मुख होता तो ये यहाँ पे रुकती और ऊपर उठ करके यहाँ भी बारिश करती। तो एक दो कारण मिल करके आप देखेंगे कि विश्व के सभी मरुस्थल 33.5 डिग्री अक्षांश के आसपास अवस्थित हैं, जिनमें एक तो अक्षांश का रोल है, तो वहीं ठंडे मरुस्थलों पर उष्णकटिबंधीय मरुस्थलों की अपेक्षाकृत ठंडी जलधारा का प्रभाव देखा जाता है। ठीक है, अगला है हरे पौधे सूर्य प्रकाश को किस में बदल देते हैं? यांत्रिक ऊर्जा में, रासायनिक ऊर्जा में, भौतिक। ये तीनों तो नहीं होगा, सीधा होगा रासायनिक ऊर्जा में हरे पौधे सूर्य के प्रकाश को परिवर्तित कर देते हैं। पादपों से शाकाहारी जीवों में कितनी ऊर्जा पहुंचती है? तो ये एक नियम है जिसके तहत लिंडमान का नियम कहा जाता है, जिसमें ये कहा जाता है कि ये 10% ही ऊर्जा अगले पोषण स्तर तक पहुंचता है। यानी अगर एक टिड्डा है, टिड्डे को खाया मेढक ने, उस पर पहुंचा 10%, फिर मेढक को खाया सांप ने, उसमें पहुंचा 10%, फिर सांप को खाया बाज ने, उस पे पहुंचा 10%। ठीक है, तो ऐसे 10% ही पहुंचता है ऊर्जा का स्तर। अगला प्रश्न है पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का प्रवाह सदैव कैसा होता है? यानी ये जो पारिस्थितिकी तंत्र है उसमें जो ऊर्जा का प्रवाह हो रहा है भोजन प्राप्ति के बाद, वो किस रेखा में होता है? तो वो होता है एक दिशात्मक, एक दिशा में होता है। ठीक है, पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा सदैव किस स्तर को प्रवाहित होती है? उच्च स्तर से निम्न स्तर को। तो यहाँ पे राइट ऑप्शन आप देखेंगे सी, निम्न स्तर से उच्च स्तर को होता है। निम्न स्तर वाले को सर्वाधिक ऊर्जा प्राप्त होती है और उच्च स्तर वाले को सदैव 10% ही मिलता है नीचे वाले का। ठीक है, खाद्य श्रृंखला के अंतिम सिरे पर कौन होता है? अंतिम सिरे पर होता है अपघटक। ठीक है, यहाँ देखिए, यहाँ पे है आपका घास, ये है उत्पादक। उत्पादक, इसको खाया बकरी ने, बकरी को खाया शेर ने, और शेर मरा तो खाया इसको अपघटकों ने, कवक वगैरह ने, सूक्ष्म जीवों ने। ठीक है, तो ये लास्ट में आते हैं अपघटक। ठीक है,
जुगाली करने वाले पशु किस प्रकार की ग्रीन हाउस गैस का उत्पादन करते हैं? तो ये जो हरे पत्ते, पेड़ पौधे, घास वगैरह जानवर खाते हैं ना, तो ईश्वर ने उनको एक अलग तरह की शक्ति से नवाजा है कि वो भोजन करने के बाद पहले वो अपना पेट भर लेते हैं भोजन से, फिर एक एक करके वो बाहर निकाल करके अपने मुंह में वो एक एक गोला ले करके आते हैं अंदर से, और चबा चबा करके जब उसको फाइनली एकदम मिक्स्ड कर देते हैं, फिर वो फाइनली अपने इंटेस्टाइन तक उसे पहुंचाते हैं, और ये क्रिया कहलाती है जुगाली। और ऐसा करने में जिस ग्रीन हाउस गैस का उत्सर्जन होता है वो है CH4, जिसे मीथेन कहा जाता है। तो राइट ऑप्शन सी हो जाएगा। निम्न में से कौन सा वाहनों के लिए सबसे कम प्रदूषक ईंधन है? तो जाहिर सी बात है वो कॉम्प्रेस्ड नेचुरल गैस होगा, संपीड़ित प्राकृतिक गैस होगा। राष्ट्रीय पर्यावरण शोध संस्थान कहाँ पर स्थित है? भोपाल, लखनऊ, नागपुर, दिल्ली। तो राष्ट्रीय पर्यावरण शोध संस्थान अवस्थित है नागपुर में। ठीक है, अगला प्रश्न, संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम यानी यूनेप का मुख्यालय कहाँ है? ना न्यूयॉर्क में, ना जिनेवा में, नैरोबी केन्या में ये अवस्थित है। ठीक है, अफ्रीकी देश है। काकरापार परमाणु शक्ति केंद्र किस राज्य में स्थित है? तो ये गुजरात में अवस्थित है काकरापार। ठीक है, बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? एक है बांदीपुर, एक है बांधवगढ़, तो कंफ्यूज मत होइएगा। बांधवगढ़ अवस्थित है मध्य प्रदेश में, और वहीं बांदीपुर टाइगर रिजर्व अवस्थित है कर्नाटक में। बांदीपुर कहाँ है? कर्नाटका में, कर्नाटका। चलिए आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है, पार्वती आर्ग पक्षी अभयारण्य किस प्रदेश में है? तो ये उत्तर प्रदेश में अवस्थित है पार्वती अर्ग, और हाल ही में इसे रामसर साइट भी घोषित किया गया है। रामसर साइट 1971 में ईरान के कैस्पियन सी के किनारे अवस्थित शहर रामसर में एक सम्मेलन हुआ वेटलैंड्स को संरक्षित करने के लिए, और तभी से रामसर साइट्स का डिक्लेरेशन किया जाता है। भारत का पहला रामसर साइट चिल्का झील है। ठीक है, पश्चिमी घाट इलाके के संरक्षण की सिफारिश किस विशेषज्ञ ने की थी? पश्चिमी घाट किसे कहते हैं? भारत के दक्षिण का हिस्सा, गुजरात से लेकर तमिलनाडु तक ये जो पश्चिमी घाट श्रृंखला है, इसी के किनारे, और ये जो पूरी अवस्थिति है इसके संरक्षण के लिए माधव गाडगिल और कस्तूरी रंगन समिति बनाई गई थी। इन्होंने पश्चिमी घाट के संरक्षण की बात कही थी कि इसको सेंसिटिव जोन घोषित किया जाना चाहिए। हम सभी जानते हैं कि बायोडायवर्सिटी के लिहाज से पश्चिमी घाट काफी समृद्धशाली है। आखिरी प्रश्न है, दाचीगाम राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पे है? हांगुल नामक हिरण की प्रजाति यहीं पे पाई जाती है, और ये अवस्थित है जम्मू कश्मीर में, दाचीगाम राष्ट्रीय उद्यान। ठीक है, तो आज के इस एपिसोड में यहीं तक। उम्मीद है 69 बीपीएससी की प्रिपरेशन आपकी अच्छी चल रही होगी। तो जीएस की जितनी भी प्रिपरेशन आप कर चुके हैं, अब लगातार मॉक टेस्ट की तरफ आगे बढ़िए। मॉक टेस्ट ही आपके एग्जामिनेशन की तैयारी को परफेक्शन देता है और आपको तैयार करता है एग्ज़ाम हॉल की लड़ाई के लिए। धन्यवाद। अब तक अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, उम्मीद है अब आप ज़रूर कर लेंगे। जय हिंद।